डेफिनेशन ऑफ स्पर्मेटो 2 स्टेप्स है बेटा। स्टेप नंबर 1, वेरी गुड, जहाँ पे क्या होता है, ओनिया कन्वर्ट्स इनटू डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट्स इनटू, उसके बाद क्या होता है, also called as differentiation of, जहाँ कोई सेल नहीं बनता बट शेप चेंज हो जाता है, समझ आया ना। दोनों स्टेप अपने आप होती है, हार्मोन सीक्वेंस कंट्रोल है। पहले स्टेप कौन सा हार्मोन करता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन का टेस्टोस्टेरोन जो किस सेल से आता है, लेडिक सेल से आता है, जो किसकी वजह से आता है, एंड इट आल्सो कॉल्ड, और जो कहां से आता है, किस सेल से, कॉलमनर ड्रॉप, जिसको कौन निकलवाता है, जो कहां से आता है, हाइपोथैलेमस है ना। स्टेप नंबर 2 बेटा, स्टेप नंबर 2 कौन सा है, की वजह से होता है, नहीं शुरुआत वाला है, एस एम एफ बेटा, जो कहां से आता है, सेरोटोनिन सेल से आता है, किसकी वजह से आता है, एसएचक्यू है, कहां से आता है, एंटीरियर से, किस सेल से, किसकी वजह से, तुम कहां से आता है, फिर अब हम आते हैं एक्सेसरी के बाद, एक्सेसरी आपको समझने के लिए एक पिक्चर दिखा देता हूं मैं आपको। तो मैं पहले ए वाली पिक्चर, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें बेटा, ठीक है, इधर मैं आपको एक्सेसरी करके दिखा दूंगा। तो ये कल वाली कहानी आपको याद है ना बेटा, ये कौन है, एमिनिफेरस ट्यूब्यूल है कि ग्लोमेरुलर, और ये भी कौन है, इधर से भी शुरू करना है, इसको जरा ध्यान से सुना, और ये भी कौन है बेटा, दिस इज आल्सो, ये प्लीज ध्यान से सुना, ये बेटा ऑरेंज है, इनका कौन लेकर सामने, ठीक है बेटा। कल वाली क्लास में आपको अच्छे से याद हो, मैंने कल वाली सुनना बेटा, मैंने आपको कल वाली क्लास में बोला था, एक टेक्निकल रिव्यू के अंदर पाए जाते हैं हाईली क्वालिफाइड स्ट्रक्चर्स, और इन हाईली क्वालिफाइड स्ट्रक्चर्स को क्या नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेफरेंस रिव्यू गया, ये और एक रेफरेंस रिव्यू हो गया है ना, कहीं पे 2 है, ठीक है, कहीं पे फॉर एग्जांपल 3 है, ये हो गया 1, हो गया और एक, और ये हो गया और एक, क्लियर है बच्चा, और कहीं पे खाली एक, ऐसी कंडीशन बन सकती है, क्लियर है। अब अगर आप पूरी कहानी याद हो, हमने देखा था सेल होती है, डिवाइड करती है, माइटोसिस से मियोसिस से फाइनली बनाती है स्पर्मेटेड, फिर वो मैच्योर होकर बेटा फाइनली क्या बनते हैं बेटा, तो आपको पता है ना। मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इस जगह पे भी स्पर्म बने, इस जगह पे भी स्पर्म बने, इधर तीनों में भी स्पर्म बने, और इधर तीनों में भी, और आपको ये भी पता है बेटा, स्पर्म का जो फाइनल डिग्री है बेटा, मतलब स्पर्म जहाँ फाइनली आना चाहिए बेटा, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वीनस बेटा, ये इसको हम यूनिवर्सल मीटर्स भी बोलते हैं। तो दैट मींस हमें पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन से बेटा, जहाँ स्पर्म बन रहा है बेटा, वहां से स्पर्म को उठा के कहाँ लाना है, पॉइंट ऑफ इजेक्शन पे लाना है, पॉइंट ऑफ एजाकुलेशन पे आना है बेटा, समझ आया ना। हम एजाकुलेशन पॉइंट पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम हर सिग्निफिकेंट शेड्यूल से, हम हर शेड्यूल से बेटा क्या करेंगे, स्पर्म को लेंगे, सूत्र क्या बता रहा है, और करेक्शन की कंडीशन में बेटा वो सबसे पहले शुरू हो जाती है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये इधर से एक ट्यूब निकला, ये इधर से भी ट्यूब दिख रहा है, दिख रहा है, ये ट्यूब बनती कैसे है बेटा, ये ट्यूब बनती है सारे सिग्निफिकेंट ट्यूब्यूल से ल्यूमिन को जोड़ के बेटा, याद है, ऐसे गोल था, फिर बीच में कैविटी का मैंने बताया एक ल्यूमिन होता है, सबके ल्यूमिन जुड़ के बेटा, ये मान के ऐसे, ये एक सिग्निफिकेंट ऐसे, ये और सिग्निफिकेंट ऐसे बेटा, ठीक है, इसलिए ये ल्यूमिन है ना, इसलिए ये ल्यूमिन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बेटा, और किसको जन्म देंगे, इस ट्यूब को जन्म देंगे, क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड दिस ट्यूब विल बी कॉल्ड एज, इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, फिर नीचे लाते हैं, इससे शुरू करते हैं, चल रहा है, हाँ हाँ ले जल्दी, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे ढक दिख रहा है ना बेटा, दिस ढक इज कॉल्ड एज एम्नेफरस ट्यूबुलर, क्लियर हो गया। स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं, एम्नेफरस ट्यूब्यूल से बेटा, ठीक है ना, कहाँ से, ट्यूबिन से बेटा, ट्यूबिन से निकल कहाँ है अभी तक, यहाँ से समझ आया, अब जरा प्लीज ये कौन है इधर, वेरी गुड, ये कौन है, ये कौन है, और ये भी कौन है, ये भी कौन है, ये भी कौन है, इधर भी आप, ये सब आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप दिख रहे हैं ना बेटा, सब के अंदर क्या है, स्पर्म में सब जाना कहाँ है, पीनस के अंदर जाना है बेटा, तो क्या हम इनको अलग अलग रास्ते से भेजेंगे, कॉमन रास्ते से भेजेंगे, बॉडी ने कुछ ऐसे किया बेटा, इधर नजर के ध्यान से, बॉडी ने क्या किया, इन सारे ड्रग्स को कंबाइन किया बेटा, ठीक है ना जरूर था, और सारे ड्रग्स को कंबाइन करके एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, आपको ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इस जाल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा रेटिना, क्या बोलते हैं,
तो मैं इसको हटा दूं कि ऐसे कलर रख दूंगा, ऐसे रख दे। यानी सेकंड जो हमारा डक्ट सिस्टम आएगा, जो आपको इधर दिख रहा है जो जाल जैसा बना हुआ है, तो इस डक्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड है, जल्दी जल्दी शबाश, रेटी टेस्टिंग। दिस इज रेटी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, पता है 2 बार क्वेश्चन पूछा गया यही वाला। आपको बताना था क्लोज तो कैसा होता है। शुरुआत में आपने याद रखा वेस्टिब्यूल, फिर याद रखा सेमिवेस्टिबुलर डक्ट, फिर याद रखा, यहाँ तक तो क्लियर है? अब रेटी टेस्टिंग के अंदर सारे सुपर विकेट हो गए, और हमको पता है बेटा जाना कहाँ पे है। अब रेटी टेस्टिंग क्या करती है बेटा? ये सुपर उसको बाहर भेजने के लिए, मतलब आउटसाइड भेजने के लिए, या आउट ऑफ द चीज भेजने के लिए बेटा अपने आप क्या करती है? ब्रांचिंग करती है। कहानी कुछ कहानी ऐसी है, पहले बहुत सारे अलग अलग लोग आए और जुड़ गए, उनमें लड़ाई हो गई तो वापस फैल गए बेटा। जो जुड़ रहे थे बेटा उनका नाम था सिमिलर डक्ट, और जो चीज जुड़ के बनी वो थी। अब रेटिडेसिस वापस फैल गई बेटा, समझ आया ना? और ये जो रेटिडेसिस फैलती है ना, ये इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जिनको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ। देख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स ऐसे है ना भाई? ये नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं बेटा? और इस वजह से इनको नाम देते हैं वासा। रहेगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये वासा है, ठीक है ना? लेकिन ये वासा नहीं है बेटा, ये क्या है? डिफरेंशियल रीजन, बिकॉज़ ये यूनिट ट्रैफिक ऊपर आके नीचे आता है बेटा। आता है कि नहीं? कल पिक्चर आपको बेटा, ये एपिडेटमिस था ना यहाँ तक। अब एपिडेटमिस के बाद ये क्या है बेटा? वासा। तो ये होना चाहिए था ये डिफरेंशियल, बिकॉज़ दिखने में लग रहा है कि ऊपर जा रहा है। फिर भी हम इसको डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ इट मूव्स ओवर द यूनिटर एंड डिसेंड्स डाउन बेटा इनटू द यूनिटर। समरी खाली याद है? बताया था कि मैंने नहीं बताया? चलिए, तो ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा, फटाफट से बताइए इन ग्रीन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? जाते हैं जल्दी फटाफट, इसके बाद डेल्टा वासा, आगे शाबाश वासा। समझ आया ना बेटा? तो बताओ फटाफट से, डिफरेंशियल हमारी बॉडी में कितने होते हैं बेटा? अगर इस पे कॉल आया ना मेरे को बता देना, इसमें बेल हो पाएगा, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन आएगा, ठीक है? तो फटाफट से बता बेटा, वासा डिफरेंशियल हमारे पास कितने हैं? ठीक है, वासा डिफरेंशियल कैसे है बेटा? मल्टीपल है बेटा। समझ आया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ना। अब गर्म निकलना शुरू कहाँ से हो गया? फिर कहाँ गया? फिर कहाँ गया? और फिर कहाँ गया? भाई स्पर्म बढ़ रहा है ना आगे आगे बेटा। स्पर्म अगर आगे बढ़ रहा है बेटा, तो आगे बढ़ने में तो एनर्जी लगेगी, भाई लगेगी नहीं? तो अगर आगे बढ़ने में एनर्जी लग रही है बेटा, लगेगा नहीं लगेगा? उसका फ्यूल होगा कि नहीं होगा? अब स्पर्म को एक ही जगह चाहिए, बेचारा स्पर्म क्या कर सकता है? रेस्ट ले सकता है। समय बेटा क्या कर सकता है? इसलिए आपको हार्मोन फेंक कर सकता है और न्यूट्रिशन दे सकता है ना, बिफोर इट विल गो इनटू द बॉडी ऑफ केस। समझ आया ना? तो ये जगह होती है स्पर्म को चलाने दिए बेटा, ये जगह होती है जिसको मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इस जगह को हम नाम देते हैं एपिडाइमिस। क्या नाम देते हैं? दिख रहा है नहीं? एपिडाइमिस को अच्छे से देख पा रहे हो बेटा? आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपकी आंखें अच्छी है। एपिडाइमिस जो है ना बेटा, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है कि कॉइल ट्यूब है? दिख रही कॉइलिंग इसमें बेटा? भाई दिख रहा है कॉइलिंग ऐसे? दिख रहा है इधर से कॉइलिंग दिख रही है? अब हमने आप 11th क्लास में पता नहीं कितनी बार बोला है बेटा, कॉइलिंग किसी भी ऑर्गन में कब होती है बेटा? जब उसके पास नाइट्रोजन ना हो, पहली बात याद है। और क्यों कॉइलिंग होती है बेटा? बिकॉज़ माइक्रोवेलेंस सरफेस एरिया नहीं बढ़ा सकते, तो हम चीज को ऑयल सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। मतलब वाटर डिफरेंशियल को हम सरफेस एरिया क्यों बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर बताओगे बेटा? मैंने तो बताया कॉइलिंग क्यों है, बिकॉज़ सरफेस एरिया बढ़ाना है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? सिंपल, वेरी गुड बेटा। बिकॉज़ भाई मेल्स के अंदर तो हमेशा बनेगा, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म एक ही जनरेशन में होते हैं। ये तो कंटिन्यूस बनने वाली प्रोसेस ना बेटा, ये बनते रहते हैं। आगे ज्यादा स्पर्म कंटिन्यूसली बन ही रहे बेटा, इनको जगह हम स्टोरेज की कौन सी दे रहे हैं बेटा? बोलो जल्दी जल्दी भाई। एपिडिडे, अरे समझ लो ना, अगर एपिडिडाइमस स्टोरेज ऑफ स्पर्म है बेटा, यहाँ पे स्पर्म को जमा किया जाता है। स्पर्म करोड़ों बनते हैं, अरब पता नहीं कितने बनते हैं बेटा। तो इतने सारे स्पर्म को जमा करने के लिए हमें जगह छोटी चाहिए कि बड़ी चाहिए? अब हम इसको लंबा तो नहीं कर सकते ना, तो हमने इसको क्या कर दिया? कॉइल कर दिया बेटा। अरे समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर कि अगर हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली स्पर्म्स बन रहे हैं, और इमेजिन कर लो कि कोई मेल ऐसा है बेटा जो स्पर्म्स को इजैकुलेट नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसे स्पर्म्स का क्या होगा? ऐसे स्पर्म्स की डेथ होती है बेटा। और डेथ होती है कहाँ पे? एपिडिडाइमस में। और जैसे वो मरते हैं ना बेटा, उनसे जो न्यूट्रिशन निकलती है वो वापस ब्लड में या बॉडी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। समझ आया ना? स्पर्म का एक लाइफ स्पैन होगा, मान लो 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। जैसे वो खत्म हो गया, मेल ने एजेकुलेशन नहीं किया, तो ऐसे स्पर्म की ऑटोमेटिकली क्या होती है? डेथ। एंड देन न्यूट्रिशन इज गिवन बैक टू द बॉडी बेटा, और ब्लड बेटा। समझ आया? लेकिन तब तक जब तक एजेकुलेशन हो, आपका स्पर्म कहाँ लेटा हुआ बेटा? जल्दी जल्दी शिवाय, इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज शिवाश एपिडिडाइमिस। समझ आया? ये क्लियर हो गया ना? ये प्लीज याद रखना है कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स कहाँ होती है और क्यों इस चीज को हमने मॉडिफाई किया बेटा। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ? तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे क्या लिखी शाबाश? जल्दी शाबाश, एपी डी
एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के बारे में हमने पहली बात याद रखी, स्ट्रेट और कॉइल्ड, कॉइल्ड बेटा। दूसरी बात याद रखी, इट इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स टेक रेस्ट अप टू ejaculation. If they are not ejaculated, the sperms will die here. But apoptosis बोला जाता है, इसको आगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और फाइनली न्यूट्रिशन वापस कहाँ चला जाता है, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। और एक स्पर्म को बनने में अप्रोक्सीमेटली बेटा 65 to 75 डेज लगते हैं बेटा, एक स्पर्म को बनने में। समझ आया, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इधर तक तो कोई मसला नहीं है ना। मैं यहाँ पे एक और बात बोलने वाला जो आपको एग्जाम में पूछी गई है, इसको जरा ध्यान से सुनिए बेटा। थोड़ा मैं कलर इसको चेंज करता हूँ। कल इंशाल्लाह सर आपका हम एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन टीचर से बात करवाएंगे, खुद बोला है, वो कश्मीर के बच्चों से बात करनी है। कल शायद आपकी क्लास में मैम आएगी, वो बोलेगी एक क्लास में सारे बच्चों को जमा होना है, तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, है ना। गेस कर सकते हो कौन सा सर हो सकता है? यस। चलिए, ये आपने में 3 कलर यहाँ पे ऐड करे बेटा, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि एपिडिडाइमिस जो होता है बेटा, इट इज एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेटा, ठीक है। मैं पार्ट्स इधर ही लिख देता हूँ अंदर ही, ठीक है ना। पहला वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बेटा, क्लियर है ना बेटा। और इसको हम नाम देते हैं कैपट, CAPUT बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ आया ना। जो आपको बड़ा सा पार्ट बीच में दिख रहा है ना, एक बहुत हम लंबा पार्ट दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश। और ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं शिवाश। तो हेड को हम क्या बोलते हैं, कैपेट। बॉडी को हम क्या बोलते हैं। अब लास्ट वाला जो चीज बचा ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज टेल, क्या बोलते हैं शिवाश। और टेल को हम बोलते हैं कॉर्डा। याद आया ना, कॉर्डल कॉर्डा बेटा, याद रहेगा। तो एपिडिडाइमिस इज अ वेरी लास्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस एंड, अब ये क्यों याद रखना है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वॉसा एफरेंशिया जो टेस्टिस से बाहर आता है बेटा, वो किस पार्ट ऑफ एपिडाइमिस से जुड़ता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी शिवाश। हेड बेटा, समझ आएगा। कौन सा पार्ट सबसे लंबा है बेटा, आंसर आएगा कौन से पार्ट से इमर्ज होता है, पैदा होता है बेटा, कौन, डिफरेंशिया बेटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, अरे समझ आया। तो हेड से निकल, हेड के अंदर आता है, हेड के अंदर आता है डिफरेंशिया, और कॉडा से बाहर निकलता है डिफरेंशिया। समझ आया, आगे बढ़े फिर जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच स्टार्ट्स आफ्टर द कॉर्ड ऑफ, जल्दी आफ्टर द कॉर्ड ऑफ एपिडेमिक। तो इसको मैं इधर ही ले आता हूं बेटा, ठीक है ना। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवाश, वॉसा, वॉसा डिफरेंशियल। यहां तक तो बच्चा सब समझ आ गया, यहां तक तो समझ आया। अब मैं एक और पिक्चर आपको दिखाता हूं, उसमें से एक दो चीजें और ऐड करनी है, फिर मैं बाद में इधर ऐड करूंगा, बट समझाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। इधर नजर रखे ध्यान से। तो अब अगर मैं आपको इधर लेबलिंग के लिए बोलूं बेटा, ठीक है ना, एक एक करके उठाऊंगा आपको, तो आपको लेबल करना है फटाफट से, ठीक है, टाइम मत लगाना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया इधर 3, है ना, ये हो गया इधर 4, ठीक है। इसके पार्ट्स भी लिख देता हूँ मैं इसी के अंदर। ये हो गया इसका 5, है ना बच्चा। ये हो गया इसका, इधर कैसे लाएंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये हो गया इसका 6, ये हो गया भाई इधर से 7, इधर ले आता है। ये हो गया 7, ठीक है ना। अभी तक आप सबसे पहले इनका नाम फटाफट से बता बेटा। सबसे पहले सेमने फेरस, फहीम कहाँ है, सेमने फेरस, फहीम कहाँ है। हज पे जाने का, आज कौन सा हज है। अच्छा, मतलब तबरुक मेल चले। ये है सेमनिफेरस ट्यूबुलर डक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट फटाफट से, वेरी गुड बेटा, रेटी टेस्टिस। 4 मार्क्स इंशाल्लाह आपके डन हो गए नीट में बेटा, ठीक है। बिकॉज ये कॉमन क्वेश्चन है, 2 बार ऑलरेडी पूछा गया, 3 बार पूछा गया। रेटी टेस्टिस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ बेटा, मैं कैपेट एपिडिडाइमिस, है ना।
नेक्स्ट, जल्दी जल्दी शाबाश। कॉर्पस एपिडिडाइमिस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वेरी गुड। कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट शाबाश, वॉसा डिफरेंशियल, चल नहीं रहा है, वॉसा डिफरेंशियल। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना बेटा? अब जरा प्लीज जरा ध्यान से। अब वॉसा डिफरेंशियल कहाँ जा रहा है? लीविंग द पेल्विक एंड एंटरिंग इनटू द, क्लियर ना बच्चा? और ऊपर आने के बाद एक जगह बेटा अचानक से ये क्या करता है? फूल जाता है, दिख रहा है ना बेटा? यहाँ पे फूल गया। एंड इस फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं शाबाश? दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ, वीडी शॉर्ट में लिख दूं, वासा डिफरेंशियल। ये क्लियर हो गया? अब एम्प्यूला के बाद बेटा जो पार्ट बच जाता है ना, जो इधर से आगे आ रहा है, थोड़ा ग्रीन में मैंने बनाया, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज, वेरी गुड शाबाश, ये है आपका एम्पुलरी डक्ट बेटा, क्लियर है? दिस इज एम्पुलरी डक्ट बेटा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एम्पुलरी के डक्ट के बगल में बेटा नीचे आपको एक ग्लैंड दिख रहा है, वेरी गुड बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज, माशाल्लाह खुश कर रहे हो मेरे को आप, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये ग्लैंड है बेटा, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज शाबाश सेमाइनल, दिस इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल, क्लियर है बच्चा? और सेमाइनल वेसिकल के डक्ट को हम क्या बोलते हैं? ये है आपका इधर वाला, तो मैं इधर ले आता हूं ऐसे, तो दिस इज सेमाइनल वेसिक्यूलर डक्ट, सेमाइनल वेसिक्यूलर डक्ट, क्लियर हो गया? अब जब ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए बेटा, ठीक है? और जुड़ने के बाद ये जो डक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ, दिस डक्ट बेटा, इसको इधर ले आता हूँ, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड है शाबाश इजैकुलेटरी डक्ट, समझ आया ना बच्चा? जो फाइनली एंटर करेगा बेटा इनटू यूरी, चलिए शाबाश, यूरी बेटा, तो मतलब ये जो आपको इधर से दिख रहा है ना बाद में, इधर से, ये क्या है बेटा? दिस इज यूरिथ्रा बेटा, ये है यूरिथ्रा, क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हुआ ना बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लो ऑफ स्पर्म बताइए बेटा कहां से कहां की तरफ होता है? फ्रॉम इनसाइड, पास में होता है, अभी मैम को मेरे को टाइम लगेगा। चलिए फटाफट से आप आंसर बताओ, सबसे पहले आएगा, के बाद, के बाद, के बाद, के बाद, के बाद कैलकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद यूथ्रा बेट, यूथ्रा के बाद आउट ऑफ द, समझ आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हटा दो इसको इधर से, आपने यहाँ पे ये लिखा था, इसको फटाफट, ना मैम को जानते हो आप? गाना जरा, चलिए आगे बढ़े, ये डक्ट खत्म हो गया बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। दिस इज ऑलरेडी डन, एक बार आप पढ़ लो फटाफट एनसीईआरटी। accessory ducts, male sex accessory ducts include retitestes, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens, है ना? मैं बाकी के नहीं लिखी जो आप ऑलरेडी पता है, ठीक है? seminiferous tubules of the testes open into the two, तो जाए ना, मतलब बीच में रेटिटेस्टिस है, बाद में एफरेंशियम। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल खुलता है किसमें? एफरेंशियम, लेकिन किसके थ्रू? मतलब पहले आएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर आएगा रेटी, और फिर आएगा, आगे बढ़ते बेटा, द वासा एफरेंशिया लीव द एंड ओपन इनटू द, ये याद रखना, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है बेटा। टेस्टिस को लीव कौन करता है बेटा? शाबाश, ये पेरेंट के अंदर वेट कर रहा, देखो पता नहीं, एक बार फिर से मेरे को कॉल कर रहा, लाल का है, ये पढ़ लो जरा बेटा, वासा एफरेंशियल लीव द, ये पॉइंट याद रखना आपको, टेस्टिस के अंदर कौन सा डक्ट बाहर आता है बेटा, समझ आया ना? बस इतना याद रखना, तेरे ना बेटा आगे, एंड ओपन इनटू द, लोकेटेड अलोंग द, इसमें भी ध्यान रखना बेटा कि एपिडिडाइमिस कहाँ होता है टेस्टिस में? एंटीरियर सरफेस पे होता है कि पोस्टीरियर पे होता है? नीचे सरफेस को एंटीरियर बोलते हैं, ऊपर सरफेस को, ये क्लियर हुआ ना बच्चा? आगे दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, एपिडिडाइमिस लीड्स टू, दैट असेंड्स टू द,
ये भी एग्जाम में पूछा गया बेटा। मतलब एपिडिडाइमिस बेटा अब किसकी तरफ जाता है, तो कौन पेल्विक एरिया को लीव करता है, जाइनल कौन टेस्टिस को लीव करता है, ये आगे बढ़ते हैं बेटा। ascends the abdomen and loops over the, समझ आया ना, it receives the duct from, this duct को हम क्या बोलते हैं, seminal vesicular, and opens into the as, आगे बढ़, these ducts store and transport। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा था, इधर नजर, एनसीईआरटी की लाइन यही है बेटा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसने पूछा था, which of the following ducts is responsible for the storage of sperms बेटा, आंसर क्या आएगा, काट पेन कलश, अरे स्टोरेज स्टोरेज अभी तो पढ़ा है बेटा, लंबा 3 पार्ट का, कौन, एनसीईआरटी ने सीधे लिखा ना ऐसे, these ducts store and transport the, क्वेश्चन पूछा गया था which of the following ducts is responsible for storage of sperm बेटा, ये समझ लो ना, तो आंसर क्या आएगा, which of the following duct is responsible for transport of sperm, सब है बेटा, तो समझ आया, ट्रांसपोर्ट सब करते हैं लेकिन स्टोरेज कौन करता है बेटा, ये क्लियर हुआ, फ्रॉम द टू द आउटसाइड थ्रू, क्लियर हो गया, आगे बेटा, द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एंड एक्सटेंड्स टू द its external opening called as urethral, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब पीनस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब नीचे एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी जो आपको याद रखनी है बेटा। पहली बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर शुरुआत में एपिडिडाइमिस नहीं होता है, नहीं होता है, एक्चुअल में बेटा एक डक्ट होता है जिसको वुल्फियन डक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वुल्फियन डक्ट बड़े होके क्या बनता है, एपिडिडाइमिस बनता है, बात समझ आया ना, तो वो पहले लिखा है बेटा। तो एपिडिडाइमिस कहाँ से बनता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से, जिस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्पर्म मैच्योर कहाँ होता है, हेल्दी कहाँ होता है, ताकतवर कहाँ होता है, समझ आया ना बेटा। तीसरा, डन, आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पीनस, फिर मैं ये चीज आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, मैंने पिक्चर कहीं पे ऐड करी है इसकी, कहाँ है, ये वाली है बेटा, ठीक है ना, इसको जरा नजर रखो ध्यान से। सबसे पहली चीज आपको पीनस के बारे में याद रखना है, पीनस एक्सटर्नल जेनिटिलिया है या इंटरनल जेनिटिलिया है, ये पहले दिमाग में क्लियर करना है बेटा, ठीक है ना। अब इसका बॉडी में क्या काम है बेटा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, क्लियर हो गया। अच्छा एक बात मैं कहना अनफॉर्चुनेटली भूल गया जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको बोला बेटा स्पर्म बनता कहाँ है, स्पर्म बनता कहाँ है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल में, बनने के बाद किसके अंदर घुसता है, सेरेटोले सेल में, सेरेटोले सेल में, याद है ना, और वहां से क्या लेता है, खाना लेता है, सुनना प्लीज ध्यान से, लेता है ना खाना, फिर खाना लेने के बाद क्या करता है, बाहर आता है, कहां से बाहर आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा, समझ आया ना। इस बाहर आने, सुनो सुनो ध्यान से, इस बाहर आने को हम नाम देते हैं स्पर्मिएशन बेटा, क्या बोलते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, तो स्पर्मिएशन इज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू आउटसाइड बेटा, ये समझ आया। अब जरा प्लीज देखो ध्यान से, ये सुनना प्लीज ध्यान से, तो ये आपको दिख रहा है मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हम क्या नाम देते हैं बेटा, पीनस, एंड दिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज रिस्पांसिबल फॉर वन ऑफ द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, जिस इवेंट को हम क्या नाम देते हैं, इंसेमिनेशन, समझा ना। अब इंसेमिनेशन कैसे होती है बेटा, उसको समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कलर करूं बेटा आपको समझाने के लिए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है अंदर से यूरेथ्रा जा रहा है, यूरेथ्रा को मैं बाद में बनाऊंगा, और यूरेथ्रा के बाहर बेटा आपको ये टिश्यू दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्यूर टिश्यू आगे जाके फूल जाता है और मेल्स के अंदर बेटा पीनिस का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लैंस पीनिस बेटा, क्या नाम देते हैं, जो हम बाद में देखेंगे, बस पहले इस पे मैं फोकस करता हूँ। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर से, दिख रहा है, और ये इधर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला स्ट्रक्चर बेटा। तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरेक्शन ऑफ पीनिस बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉपुलेशन बेटा, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इधर लिख देता हूं मैं इसको साइड में, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी जल्दी शिवाश, अगर इसके आगे स्पॉन्जियोसम लिखा है, स्पॉन्जियोसम बेटा, तो हमारा इसका नेचर कैसा होगा, स्पॉन्जी नेचर, स्पॉन्जी का मतलब इसमें छेद होंगे छोटे छोटे से, क्लियर हो गया, ओपनिंग्स होंगी छोटी छोटी सी, क्लियर है। अब बाहर आ जाइए बेटा, बाहर वाले एरिया में आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे, ये भी आपको दोनों साइड से दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, और इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी दिख रही होंगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस, मैं इधर ले आता हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैवर्नोसम, क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हो, आंसर आपको एनसीईआरटी में बता दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैवर्नोसम बेटा, याद रहेगा। अब ये जो दोनों टिश्यूज आप यहाँ पे देख रहे हो ना बेटा, these both tissues are responsible for the erection of penis, because erection of penis is important for insemination। अब कैसे होता है वो जरा ध्यान से सुनो,
होता क्या है कि जब मेल्स के अंदर कॉपुलेशन चल रहा होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा होता है, ए टाइम विल कम बेटा कि जब मेल को अपने स्पर्म को डिपॉजिट करना है बेटा किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर। फॉर दैट बेटा पीनस का इरेक्ट होना क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे होता है बेटा, दिस इज कंट्रोल्ड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है? और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों पार्ट कंट्रोल करते हैं, एएनएस भी, समझ आया, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल करता है बेटा एसएनएस, एएनएस बेटा, सॉरी एएनएस बेटा, ठीक है ना, लिख ही देता हूं मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर नजर रखो ध्यान से। तो हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है पीएनएस बेटा, ठीक है। पीएनएस में दो पार्ट है, एसएनएस एंड एएनएस। तो हमारी इरेक्शन प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है बेटा, जल्दी जल्दी शिवा, कौन कंट्रोल करता है, पीएन। और एएनएस के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, है ना, पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हो गया? बस यहाँ पे इतना याद रखो आप, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इसको मैं इधर ले आता हूँ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इरेक्शन ऑफ पीनस बोल। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है शिवाश, कैसे, वो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगा। और ये वाला जो सिस्टम है बेटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इजैकुलेशन बेटा। ये समझ में क्या बता रहा हूं मैं, यानी अगर आपको अल्लाह ने दिमाग सही दिया है बेटा, बात को समझ पा रहे हो, यानी इरेक्शन ऑफ पीनस एंड इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स आर टू डिफरेंट फिनोमेना बेटा। ये एक साथ नहीं हो सकती, अलग अलग समय होते हैं बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? बिकॉज इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक, तो मतलब इस समय बेटा आपकी बॉडी इमरजेंसी में होनी चाहिए कि रिलैक्स होनी चाहिए। इमेजिन कर लो, मान लो फादर शेर पीछे दौड़ा बेटा, तो इरेक्शन ऑफ पीस होगा क्या, कोई आपको मारने आ रहा है बेटा, तो इरेक्शन ऑफ पीस होगा बेटा। इस समय बॉडी कैसी होनी चाहिए, और रिलैक्सेड में कौन काम करता है, और इमरजेंसी में कौन काम करता है, समझ रहे ना। जब इरेक्शन ऑफ पीस होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्लाइमैक्स में पहुंचेगा, तो उस समय मजबूरी है बेटा कि हमें क्या रिलीज करना है, इमरजेंसी है ना बेटा, क्या रिलीज करना है। उस समय ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक क्या करा देगा, इजैकुलेशन करा देगा। समझ आया ना? लेकिन इजैकुलेशन से बहुत पहले बेटा इरेक्शन कौन करवाता है, पैरासिट। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत। क्लियर है? अब कैसे होता है इसको मैं आपको इधर बता देता हूँ, नजर रखिए ध्यान से। जैसे आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, अभी मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है बेटा, वो इन दो टिश्यूज के पास आता है, किस किस के पास, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस। अब पहले वो आता है बेटा कॉर्पस कैवर्नोसम के पास, क्या आता है, और कॉर्पस कैवर्नोसम की सेल्स को बेटा वो एक्टिवेट जब करिए, जरा ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस कैवर्नोसम की सेल्स को जब वो एक्टिवेट करता है ना बेटा, वो इसको एक्टिवेट करता है टू रिलीज वन ऑफ द वोलेटाइल गैसेस बेटा इन अवर बॉडी, जिसको हम नाम देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा। क्या नाम देते हैं, अरे समझ रहे हो? तो मतलब कार्पस कैवर्नोसम की सेल्स के ऊपर जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से आवाज आती है कि भाई अब पीनस को क्या करना है, इजेक्ट करना है, तो पीनस को इजेक्ट करने के लिए ये सेल्स किसको रिलीज करती है, जल्दी जल्दी बोलो, किसको रिलीज करती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना बेटा, वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को क्या कराता है, डायलेट कराता है। समझ लो ना। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है बेटा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के आने से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी कि डायलेट हो जाएगी, और जब ये डायलेट होंगी तो इनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि कम होगा बेटा, जल्दी ले, ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि कम होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा बेटा। अरे समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, तो रखो ध्यान से, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इस पूरे एरिया के अंदर ब्लड कम होगा कि ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दिस मोर ब्लड फ्लो बेटा, ठीक है ना। ये एरिया बेटा टाइटन हो जाएगा कि लूज हो जाएगा, एंड दैट टाइटनिंग विल लिफ्ट द पीनस बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इरेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लड कहाँ भेजा जाता है शिवाश, इनटू द स्पॉन्जियोसा पार्ट, जहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, जल्दी बोलो चलिए, जब छोटी छोटी क्या होती है, ओपनिंग्स, जब उनके अंदर और ब्लड एंटर करेगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली दिस वेस्कुलर फिनोमेना विल लीड टू द इरेक्शन ऑफ पीनिस। समझ आया? यानी इरेक्शन ऑफ पीनिस बेटा कैसा फिनोमेना है, ये मस्कुलर फिनोमेना है कि वेस्कुलर फिनोमेना है, वैसे बिकॉज यहाँ मसल काम नहीं करते, यहाँ कौन काम करता है बेटा शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश, कौन काम करता है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये हो गया अंदर स्पॉन्जियोसम, और ये बाहर हो गया, जल्दी जल्दी शिवाश, कैवर। अगर आप इन दोनों के बीच में ध्यान से देखोगे बेटा, नजर रखना ध्यान से, जो कहीं इधर से शुरू हुआ, हाँ, ये ओपनिंग इधर से शुरू हो रही है और इनके बीच में से गुजर रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये अंदर वाली ओपनिंग जो बीच में दिख रही है बेटा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवाश, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा बेटा। अरे क्लियर हुआ? तो मतलब यूरेथ्रा ब्लैडर से जन्म लिया, दिख रहा है ना, यूरिनरी ब्लैडर, फिर किस में आया, प्रोस्टेट ग्लैंड में, फिर किस में आया, बल्ब, ये पढ़ा है हमने, ग्लैंड में पढ़ाए थे ना शायद, फिर किस में आया, बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड में, और फिर किसके अंदर आया, कॉर्पस स्पॉन्जी यूसम के अंदर, और आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, फाइनली ग्लांस पीनस के अंदर क्या हो गया, ओपन हो गया बेटा। अरे क्लियर हुआ ना? एंड दिस ओपनिंग आपकी एनसीईआरटी इस ओपनिंग को लिखती है, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल, अभी पढ़ा था ना बेटा थोड़ी देर पे, यूरेथ्रल मीटर, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी जल्दी शिवाय, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप ध्यान से यूरेथ्रा को देखोगे, नजर को ध्यान से बेटा, अगर आप यूरेथ्रा को ध्यान से देखोगे ना, पॉइंट ए पे ये किससे जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए पे किससे जुड़ा हुआ, जल्दी जल्दी, यूरिनरी ब्लैडर से, नेटवर्क छोड़ देते हैं अभी बेटा, किससे जुड़ा हुआ है, यूरिनरी, एंड पॉइंट बी पे किससे जुड़ा हुआ है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अरे है कि नहीं बेटा? पॉइंट बी पे जुड़ रहा है एजाकुलेटरी डक्ट से, जो किसका पार्ट है, रिप्रोडक्शन का पार्ट है। पॉइंट ए पे जुड़ा है बेटा किसके साथ, ब्लैडर के साथ, जो किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। समझ लो ना? तो दैट मींस पॉइंट ए से क्या आएगा, यूरिन आएगा, और पॉइंट बी से क्या आएगा, गेमीट आएंगे। क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूं मैं?
गेमीट मतलब सुपर भी बेटा, अरे समझ आया ना। सो दैट मींस मेल के अंदर यूरेथ्रा जो है ना बेटा वो दोनों चीजों को कैरी करता है, वो स्पर्म को भी कैरी करता है और यूरिन को भी कैरी करता है। क्लियर हो ना? तो बिकॉज ये दोनों चीजों को कैरी कर रहा है तो इस वजह से बेटा मैं इसको क्या बोल सकता हूँ सुभाष, दिस विल बी कॉल्ड एज यूराइलो, चला सुभाष जल जेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट बोल दो। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया? अब लास्ट बात बेटा, ये भी एनसीईआरटी में दिया है इसलिए लिखना जरूरी है बेटा। जो बेबीज होते हैं बेटा, बच्चे होते हैं, या हमारा सारे ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, बड़े होके फिर चेंज आती है, सारे ह्यूमंस के बच्चे में ग्लैंड्स पीनिस तो होगा। नॉर्मली क्या देखा गया बेटा कि इस ग्लैंड्स पीनिस के ऊपर एक स्किन का, ग्लैंड्स पीनिस के ऊपर बेटा ठीक है ना, एक स्किन का प्रोटेक्टिव कवच होता है, दिख रहा है ना ऐसे, ये इधर से प्रोटेक्टिव कवच है और ये इधर से प्रोटेक्टिव कवच है बेटा, दिख रहा है? तो दिस प्रोटेक्टिव कवच स्किन का बना होता है, दिस इज कॉल्ड एज परफ्यूसे बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर है ना बच्चा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर स्किन बेटा। क्लियर है? इन केस ऑफ मुस्लिम्स बेटा, ठीक है ना, एंड इन केस ऑफ क्रिश्चियंस, ठीक है ना, इस चीज को क्या कर दिया जाता है, काटा जाता है, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं खतन हाल, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमसिशन बेटा। ऐसे समझ आया ना? लेकिन नॉर्मली सिक्स हिंदूज एंड अदर रिलीजन में इसको ऐसे का ऐसा ही रखा जाता है। क्लियर हो गया ना बच्चा? तो अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ग्लांस पीन्स ऑफ मेल इज फॉर्म्ड ऑफ डैश बेटा, तो आंसर क्या आएगा? ग्लांस पीन्स ऑफ मेल्स इज फॉर्म्ड ऑफ डैश टिश्यू बेटा, तो आंसर क्या आएगा? बस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बेटा, समझ आया ना? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन मेल्स इज कवर्ड बाय डैश बेटा, तो आंसर क्या आएगा? परफ्यूसे और फोर स्किन आएगा। क्लियर हो गया? ये खत्म हो गया बेटा, आगे बढ़े? अब तो नहीं गए ना? इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो एक बार, तो यहाँ पे आपको याद रखनी है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म बेटा ऐसे था, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, फिर आगे बेटा, ठीक है ना? डन? बस कहीं इंपॉर्टेंट जाना था पता है। चलिए आगे बढ़े। ये आपको सब कुछ पता है बेटा, दिस इज, ये तो पता है ना भाई, दिस इज क्रॉटम बेटा। ठीक है ना? दिस इज, सुभाष, दिस इज इंग्विनल कैनाल बेटा।
क्लियर है ना? दिस स्ट्रक्चर इज ये वाला है, दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड बेटा। क्लियर हुआ बच्चा? दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। हम पता है अगर जूलॉजी पास आउट आफ्टर टेल्स पाई के आगे बढ़ूं मैं? हाँ हुआ क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? ओके ओके, चलिए अब जरा इसको पढ़ लो आप ध्यान से। द पीनिस इन मेल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है बेटा मेरे को, ठीक है ना? और ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे बेटा। इट इज मेड अप ऑफ, अब ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो कौन सा स्पेशल टिश्यू बेटा, इसलिए मैंने वो दोनों पढ़ा दिया आपको बेटा, समझ आया ना? बिकॉज आप मेरे को वहां से बोलते सर ये क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया बेटा। स्पेशल टिश्यू में आपको याद रखना दो चीजें आती है क्या, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बेटा, ठीक है ना? दैट हेल्प्स इन, समझ आया ना? यहाँ पे लिखा है कि इनमें स्पेशल टिश्यू होता है जिसकी वजह से क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होती है इरेक्शन और कौन से वो स्पेशल टिश्यूज है बेटा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ता है तो फेलिसिटेट, ये याद रखना है बेटा, ठीक है? इरेक्शन ऑफ पीनिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, किस लिए? तो आंसर याद है किस लिए शाबाश, अच्छी खबर क्यों? तो ये प्लीज याद रखेंगे आप, तो किस लिए बेटा जवाब, फैसिलिटेशन ऑफ इंसेमिनेशन के लिए। इसलिए मैंने अभी बोला इंसेमिनेशन एंड इजैकुलेशन आर टू डिफरेंट फिनोमेना बेटा, बिकॉज हम इजेक्शन कराते हैं बेटा किस लिए, इजैकुलेशन के लिए। इजैकुलेशन इंसेमिनेशन के लिए नहीं होती है, बट बस इजैकुलेशन इरेक्शन के लिए नहीं होती है, बट इरेक्शन किसके लिए होती है बेटा, समझ आया ना? इसलिए यहाँ पे ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे, दैट हेल्प्स इन इरेक्शन। और इरेक्शन क्यों करना है बेटा, बिकॉज उससे इंसेमिनेशन होगा। और इंसेमिनेशन क्यों है बेटा, बिकॉज इंसेमिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। अरे समझ आया कुछ? आगे बढ़ते हैं। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस बेटा, जो आगे वाला एंड है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो किसका हिस्सा है बेटा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का, इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफ्यूसे और फोर स्किन बोलते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं बेटा किसके